Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Mr. X is a USA citizen. Indian citizen नहीं है. He is a citizen of USA. He came to India on October 15, 19 for a visit. तो अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता और विजिट के लिए आता तो वो एक्सेप्शन में आता. बट एज ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन और नॉर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये एक्सेप्शन में आने वाला नहीं है. Mr. X is a USA citizen. He came to India on October 15 for a visit and was in India till 31st March. 15th अक्टूबर को आ रहा है for a visit and was in India till 31st March. तो हम लोग पहले प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसका स्टे काउंट करते हैं. अक्टूबर में आ रहा है मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो इंडिया में नहीं था. अक्टूबर में आ रहा है, कौन से तारीख में आ रहा है देखो, 15th अक्टूबर. The day of arrival will be considered as stay in India. तो 15 तारीख से वो इंडिया में है, मतलब अक्टूबर के 14 तारीख तक, 14 तक वो इंडिया में नहीं है. सो अक्टूबर का टोटल मंथ ऑफ डेज होता है 31, उसमें से 14 डेज वो इंडिया में नहीं है, मतलब 17 डेज है. फिर अक्टूबर में आया, उसके बाद कहाँ तक इंडिया में, टिल 31st मार्च. सो अक्टूबर के 17 डेज, नवंबर के 30, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा. So total number of stays 169 days. The previous year 1920 में is stay in India is 169 days. Previous 10 साल का स्टे यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे. इधर क्वेश्चन में लिखा था assuming he is not a person of Indian origin. वो इंडियन ओरिजिन वाला नहीं है, इसलिए वो किस में नहीं आएगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा. इवन दो इज कमिंग ऑन विजिट. इंडियन ओरिजिन होता और विजिट पर आता तो he might fall in exception. 10 साल का स्टे दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंगली विल कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस. 2009-10 में 188 डेज है, इज मोर देन 182 डेज, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, रेसिडेंट. 2010-11 में 190 डेज है, इट इज मोर देन 182 डेज, रेसिडेंट. 11-12 में 185 डेज है, अगेन सेम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बिकम्स रेसिडेंट. 12-13 में 200 डेज है, रेसिडेंट. 13-14 में 40 डेज है, नॉट इवन 60 डेज ऑल्सो. सेकंड वाले कंडीशन के लिए मिनिमम 60 डेज होना जरूरी है, वो 60 डेज भी नहीं है, देयरफॉर नॉन रेसिडेंट. 14-15 में 300 डेज है, मोर देन 180 डेज, रेसिडेंट. 15-16 में 195 डेज, सो 182 और मोर, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रेसिडेंट. 16-17 में 185, रेसिडेंट. 100 डेज, 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना चाहिए, वो हो रहा है. और पिछले 4 साल में ये रहा 1 2 3 4, पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए, वो कंडीशन पूरा हो रहा है. 17-18 ये प्रीवियस ईयर में 60 दिन तो है, और उसके पिछले वाले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा स्टे है, तो 17-18 के लिए स्टेटस क्या बन जाएगा, रेसिडेंट. 18-19 में तो 182 डेज से ज्यादा ही है, डायरेक्टली बिकम रेसिडेंट. यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल में से वो सिर्फ एक ही बार नॉन रेसिडेंट है, 10 साल में से सिर्फ एक ही बार नॉन रेसिडेंट है. Mr. X is a citizen of USA. He is not a person of Indian origin. X is a citizen of USA and he is not a person of Indian origin. He will become resident in India in the previous year if he satisfies any one of the following two basic condition. पहला कंडीशन कहता है that he is in India during the previous year 2019-20 for a period of 182 days, लेकिन वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, 169 डेज का हमने कैलकुलेशन किया था, सो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. सेकेंड वाले कंडीशन में से ए क्या कहता है, he is in India for 365 days or more during the period from 1st April 2015 to 31st March 2019. तो पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर. तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 साल का काउंट करेंगे, यहाँ पर we can just count this 200 plus 100, this is 200 plus 100 plus 185 plus 195, so that becomes a 680. तो आपका वो काउंटिंग हो जाता है 680. तो 1 2 3 4 साल का काउंटिंग आपका 680 डेज हो गया, सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड.
एंड सेकंड बी कहता है ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, वो तो ऑलरेडी हो गया, 169 डेज का स्टे है। तो इसका मतलब इवन द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड। सेकंड का ए और बी दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है, दैट मींस सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट है तो आगे जाके हमको चेक करना होगा वेदर इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट। सो मिस्टर एक्स विल बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया for the previous year 1920 if he satisfies both the additional conditions। दोनों के दोनों additional conditions अगर वो satisfy करता है तो वो क्या हो जाएगा, ordinary resident। पहला condition he has been resident in India for at least 2 out of 10 years। previous year छोड़कर पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार वो resident होना चाहिए। हमने कैलकुलेट किया था वो 9 times है, 9 times, सिर्फ एक ही बार नॉन रेसिडेंट है। so he is resident in India for 9 years out of 10 years। एंड सेकंड कंडीशन कहता है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। हमने पिछले 4 साल का स्टे काउंट किया था, वो कितना था 680, उसमें ऐड कर देते हैं पिछले वाले और 3 साल। तो हमने कैलकुलेट किया था 1 2 3 4, पिछले वाले 3 और ऐड करेंगे, ऐड 300 ऐड 40 प्लस ऐड 200, सो 1220। स्टे कितना आ रहा है, 1220 डेज, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में जो दो कंडीशन लिखा है वो दोनों के दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। एंड देयरफॉर मिस्टर एक्स इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। देयरफॉर मिस्टर एक्स इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन, मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट as well as ordinary resident in India for the previous year 2019-20, that is for the assessment year 2020-21. Mr. Ramesh Shah, an American citizen, तो एक्सेप्शन में आने के चांसेस कम हो गए। Staying in Mumbai, मुंबई में रह रहा है, leaves Mumbai on 16 July for joining an American firm as an employee। तो इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो इंडिया छोड़कर जा रहा है तो एक्सेप्शन में होने के लिए वो इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। ये अमेरिकन सिटीजन है, मतलब ही विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। He was in India since 1st January 2002 till he left for USA on 16th July for the purpose of employment। Determine his residential status for the assessment year 2020-21। यहाँ पर इंडियन सिटीजन होता तो he will fall under the category of, he will fall the Indian category of exception, क्योंकि इंडिया छोड़कर जा रहा है और इंडिया छोड़कर जाने का जो रीजन है, पर्पस है, that is employment। But as he is being American citizen, he will not fall under the category of exception। अच्छा, पहली बार कब जा रहा है, कब से इंडिया में है, 2002। हमारा 10 साल का पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2009 से, तो वो पूरा 10 साल इंडिया में ही है। 16 जुलाई 2019 यहाँ पर वो जा रहा है, तो काउंट करते हैं, अप्रैल के 30 दिन इंडिया में है, मई का पूरा महीना 31 डेज, जून का पूरा महीना 30 एंड जुलाई का 16 डेज, बिकॉज ही इज लिविंग इंडिया on 16 July। The day of departure will be considered as stay in India। तो 16 डेज जुलाई के, तो यहाँ पर अप्रैल का 30 डेज, मई 31, जून 30 एंड जुलाई 16, उसके बाद वो इंडिया में नहीं है। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे 4 महीनों को, तो यहाँ पर होगा 107 डेज। और पिछले 10 साल का कैलकुलेशन तो सिंपल है, पूरे साल भर में वो इंडिया में ही है, जिसमें से ये लीप ईयर है 366 डेज, ये लीप ईयर है 16, ये 366 डेज। याद रखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लीप ईयर आएगा, ये 12 वाला फरवरी 2012 लीप ईयर तो 366 डेज एंड फरवरी 2016 लीप ईयर तो 366 डेज। बाकी सारे सालों में 365 डेज ही होगा। और हर साल में 182 डेज से ज्यादा स्टे हो रहा है इंडिया में, and therefore become directly resident। So Mr. Ramesh Shah is an American citizen। He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic conditions as laid down in section 6 subsection 1। He is in India during the previous year 1920 for a period of 182 days or more। तो यहाँ पर उसका स्टे हमने काउंट किया था, कितना है 107, कितना है 107। तो यहाँ पर 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है,
not satisfied. Second A, he is in India for 365 days or more during the period from 1st April to 31st March. तो प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 365 डेज होना चाहिए. और अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे 4 साल का स्टे, तो 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 मिलाकर आता है 1461 डेज. तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड सेकंड बी, he is in India during the previous year 1920 for a period of 60 days or more. यहाँ पर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 107 डेज. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन का ए और बी दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड. एंड देयरफॉर मिस्टर रमेश शाह इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. तो अगर वो रेसिडेंट है तो हमें चेक करना होगा वेदर ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट. So Mr. Ramesh Shah will become ordinary resident in India for the previous year 2019-20 if he satisfies both the additional conditions as laid down by section 6 subsection 6 clause A. पहला condition है he has been a resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the previous year. तो previous year को छोड़कर पिछले 10 साल में कम से कम वो 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में. हमने कैलकुलेट किया था वो 10 के 10 साल इंडिया में रेसिडेंट है. 10 के 10 साल आप देख सकते हो यहाँ पर 10 के 10 साल रेसिडेंट है. सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन है he has been in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 730 होना चाहिए. हमने पिछले 4 साल का काउंट किया था 1461. तो 1461 उसमें ऐड कर दो यहाँ पर पिछले वाले और 3 साल, तो 365 365 365. So 365, 365, 365 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2556 डेज. तो बन जाएगा 2256 डेज. So 2556 डेज आ रहा है. So make a correction. So पिछले 7 साल में प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 730 डेज होना चाहिए. और हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन आ रहा है 2556 डेज. 2556 डेज कहाँ से आ रहा है? तो पिछले 4 साल तक स्टे उसका है 1461 डेज. पिछले 4 साल का 1461 डेज और उसके पिछले वाले 3 साल और ऐड कर देंगे. ये ऑलरेडी हमने 4 साल काउंट किया था 1 2 3 4. पिछले वाले 3 साल ऐड करेंगे 365 वाले. सो ऐड 365 365 एंड 365. सो 2556 डेज. सो 2556 डेज ये काउंटिंग हो गया. So 730 days का भी कंडीशन पूरा हो गया. तो सेकंड कंडीशन इज फुल्ली both the conditions are fully satisfied and therefore Mr. Ramesh Shah will become an ordinary resident in India. The final conclusion क्या होगा? Therefore Mr. Ramesh Shah is resident and ordinary resident in India. Therefore Mr. Ramesh Shah is resident and ordinary resident in India for the previous year 2019-20, that is for the assessment year 2020-21. Mr. Balaji, an Indian citizen आ गया, and a professional cricketer. टूर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया के बाहर जा रहा है. On various dates, the details of departure from and arrival to India are as under. तो प्रोफेशनल क्रिकेटर है और ये क्रिकेट के सिलसिले में टूर कर रहा है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में. इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है. सो इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. तो पहली बात तो वो किस में आएगा? एक्सेप्शन में आएगा. तो मतलब उसके लिए 60 डेज वाला कंडीशन तो लागू ही नहीं होता. He will become resident in India only if his stay is 182 days or more. Date of departure, date of arrival. साउथ अफ्रीका में पहली बार गया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले वो इंडिया के बाहर कभी नहीं गया. कब गया ये पहली बार? 1 मार्च 2017. कब गया इंडिया के बाहर? 1 मार्च 2017, मतलब 16-17 में. कौन से साल में? 16-17 में. तो उससे पहले तो इंडिया के बाहर वो कभी नहीं गया. तो लेट्स कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स. 16-17 में पहली बार गया, तो इससे पहले तो वो पूरा इंडिया में ही था.
तो 9-10 में 365 डेज रेसिड इन इंडिया, 2010-11 में 365 डेज रेसिड इन इंडिया, 11-12 में 366 डेज, ये लीप ईयर है, 366 डेज रेसिड इन इंडिया, 12-13 पूरा साल इंडिया में 365 रेसिड इन इंडिया, 365 रेसिडेंट, 14-15 में 365 डेज स्टे इन इंडिया, स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया, 15-16 में भी पूरा साल इंडिया में 366 डेज, ये लीप ईयर है, यहाँ पर फरवरी 2016 आएगा, मतलब लीप ईयर, 29 डेज इन मंथ ऑफ फरवरी, तो पूरे साल में होंगे 366 डेज रेसिडेंट इन इंडिया। पहली बार वो ये साल में इंडिया के बाहर जा रहा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका में जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जा रहा है, वो कब जा रहा है? 1 मार्च 2017। द डे ऑफ डिपार्चर विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। और वापस कब आया? 25 मार्च 2019, मतलब 17-18 में तो इंडिया में था ही नहीं, और 18-19 में भी लास्ट के महीने के 5-6 दिन इंडिया में है। तो यहाँ पर 1 मार्च 2017 को जा रहा है, वहां पर हम लोग काउंट करते पहले। तो यहाँ पर अगर वो इंडिया के बाहर नहीं गया होता 16-17 में, तो पूरा साल में इंडिया में होता 365 डेज। अगर ये साल में बाहर नहीं गया होता तो पूरा दिन इंडिया में होता 365 डेज। बट बीइंग डेट ऑफ डिपार्चर इज गिवन 1 मार्च 2017, मतलब मार्च के महीने में वो इंडिया में नहीं है। उसमें से पहला दिन है डे ऑफ डिपार्चर, मतलब डे ऑफ स्टे इन इंडिया। तो मार्च के कितने दिन वो इंडिया में नहीं है? 30 दिन इंडिया में नहीं है। मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से फर्स्ट डे वो इंडिया में है, मतलब 30 डेज वो इंडिया में नहीं है। तो 365 में से 30 डेज माइनस करेंगे तो 335 आएगा। याद रखो ये लीप ईयर था, इसलिए 366 है। तो इधर 366 में से 30 माइनस करते 336 नहीं आएगा, ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर डेज कितने होंगे टोटल? 365 माइनस 30। क्यों? द डे ऑफ डिपार्चर, 1 तारीख को बाहर जा रहे हैं इंडिया के, तो डे ऑफ डिपार्चर विल बी कंसिडर्ड स्टे इन इंडिया। तो मार्च का एक दिन तो इंडिया में है, मतलब बचे हुए मार्च के 30 दिन, मार्च के बचे हुए 30 दिन में इंडिया में नहीं है। तो 365 माइनस 30 इज इक्वल टू 335 डेज इन इंडिया। स्टेटस बन गया रेसिडेंट, 180 डेज से ज्यादा हो गया, स्टेटस बन गया रेसिडेंट। फिर वापस कब आया? तो 25 मार्च 2019, 25 मार्च 2019, मतलब 18-19 के आखिरी में आया। 25 मार्च 2019 मतलब 18-19 के आखिरी में आया। तो 17-18 में तो इंडिया में था ही नहीं, 0, तो स्टेटस होगा उसका नॉन रेसिडेंट। 18-19 में वो आखिरी 25 तारीख को आ रहा है, तो 25 से 31 तक तो फिगर काउंटिंग करोगे तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, तो टोटल 7 डेज होता है। तो यहाँ पर 60 दिन से कम है तो स्टेटस क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। फिर 25 मार्च को इंडिया में आ गया, 25 मार्च को इंडिया में आ गया। उसके बाद कब जा रहा है ऑस्ट्रेलिया? 15 अप्रैल 2019, मतलब 25 मार्च के बाद 15 अप्रैल तक वो इंडिया में है। डेट ऑफ अराइवल, ये इंडिया में आने की तारीख है, ये इंडिया से जाने की तारीख है। इसका मतलब हुआ 25 मार्च से 15 अप्रैल तक वो इंडिया में है। 25 मार्च से 15 अप्रैल तक वो इंडिया में है। तो अप्रैल के 15 दिन इंडिया में है, 15 तारीख को जा रहे, डे ऑफ डिपार्चर विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। तो अप्रैल के 15 दिन वो इंडिया में है। 15 अप्रैल को चला गया, वापस कब आया? डे ऑफ अराइवल 1 मई, तो 1 मई से वो इंडिया में है। तो 1 मई से लेके कहाँ तक? 5 मई तक। 1 मई से लेके 5 मई, क्योंकि 5 मई को वापस जा रहा है यूके। तो 1 मई से 5 मई तक वो इंडिया में। तो फिगर काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डेज वो कहाँ पर है? इंडिया में, मई के। तो मई के 5 डेज इज इन इंडिया। फिर 5 मई को जो चला गया, वापस कब आया? जुलाई में है मतलब जून का महीना वो इंडिया में है ही नहीं, जून का महीना वो इंडिया में है ही नहीं। जुलाई में भी कौन से तारीख को आ रहा है? 11 जुलाई। तो 11 जुलाई से वो इंडिया में है, 11 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक वो इंडिया में। ये डे ऑफ अराइवल है, ये डे ऑफ डिपार्चर है, ये इंडिया में आने की तारीख है, ये इंडिया से जाने की तारीख है। तो 11 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक वो इंडिया में है 11 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक वो इंडिया में। जुलाई के 11 तारीख से इंडिया में, मतलब जुलाई के 10 दिन वो इंडिया में नहीं है। तो जुलाई का टोटल डेज होता है 31 उसमें से 10 दिन वो इंडिया में नहीं है, मतलब जुलाई का 21 डेज ही इज इन इंडिया। जुलाई का 21 डेज ही इज इन इंडिया,
और अगस्त का तो पूरा महीना इंडिया में ही है, क्योंकि 31 अगस्त को वो डिपार्ट हो रहा है। उसका डेट ऑफ डिपार्चर लिखा 31 अगस्त, मतलब अगस्त तक वो पूरा का पूरा महीना इंडिया में ही है। फिर 31 अगस्त में चला गया, वापस कब आया? 14 सितंबर। 14 सितंबर से लेके 1 जनवरी तक वो इंडिया में ही है। 14 सितंबर को आया, उसके बाद 1 जनवरी को चला गया, मतलब 14 सितंबर से लेके 1 जनवरी तक वो इंडिया में ही है। तो 14 सितंबर से इंडिया में है, लेकिन मतलब इसका हुआ कि 13 दिन वो इंडिया में नहीं है सितंबर के। तो ये कैसे काउंट करेंगे? सितंबर का टोटल डेज 30, उसमें से 13 दिन माइनस कर दो, सितंबर के 13 दिन वो इंडिया में नहीं है, तो इसका मतलब सितंबर का कितना दिन इंडिया में है? 17 डेज। सितंबर के कितने दिन इंडिया में है? 17 डेज। और उसके बाद वो जनवरी तक इंडिया में ही है, 14 सितंबर में आ गया, उसके बाद टिल 1 जनवरी, 14 सितंबर से लेकर 1 जनवरी वो इंडिया में ही है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा महीना वो इंडिया में है। सो अक्टूबर का पूरा महीना इंडिया में 31 डेज, नवंबर का पूरा महीना इंडिया में 30 डेज, दिसंबर का पूरा महीना है इंडिया में 31 डेज। जनवरी के 1 तारीख को जा रहा है, मतलब डे ऑफ डिपार्चर विल बी कंसिडर्ड स्टे इन इंडिया। तो जनवरी का 1 दिन इंडिया में है, तो जनवरी का 1 दिन इंडिया में है। जनवरी 1 तारीख को चला गया, वापस कब आया? 23 ऑफ मार्च, मतलब फरवरी में इंडिया में तो है ही नहीं, और मार्च के 22 दिन में इंडिया में नहीं है, 23 से वो इंडिया में है। फरवरी में तो है ही नहीं इंडिया में, मार्च में भी 23 तारीख को आ रहा है, मतलब 22 दिन इंडिया में नहीं है। यहाँ पर फरवरी में तो 0 डेज हो गया, और मार्च में 31 डेज में से 22 डेज वो इंडिया में नहीं है, मतलब वो इंडिया में कितना दिन है? 9 डेज। और हम लोग इनका टोटल करते हैं, 15 + 5 21, 31 17, 31 30 31 1 and 9, तो हमारा टोटल से आता है 191 डेज। तो प्रीवियस ईयर 1920 में उसका स्टे कितना होगा इंडिया में? 191 डेज। 180 डेज से ज्यादा हो गया, 180 डेज से ज्यादा हो गया मतलब रेसिडेंट हो गया। अगर वो रेसिडेंट हो जाएगा, ये भी चेक करना होगा कि ऑर्डिनरी है कि नहीं है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके रखा है, 10 में से 8 बार तो वो रेसिडेंट है, 10 में से 8 बार तो क्या है? रेसिडेंट है। फिर 7 साल का स्टे भी काउंट करेंगे यहाँ पर। तो आंसर, Mr. Balaji is an Indian citizen. Balaji is an Indian citizen. He is a professional cricketer and tour various countries outside India for the purpose of employment. तो एक तो इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर जा रहा है, और किस चीज के लिए जा रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सैलरी जॉब एज वेल एज प्रोफेशन ऑल्सो। सो इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, and therefore he falls under the exception to the rule mentioned under section 6 subsection 1, मतलब उसके लिए वो 60 दिन वाला कंडीशन लागू नहीं होता है। He will become resident in India only if his stay in India during the previous year 2019-20 is 180 days or more. तो इंडिया में वो तभी रेसिडेंट होगा जब उसका इंडिया में स्टे कितना होगा? 180 डेज या फिर उससे ज्यादा होगा। His stay in India is 191 days, हमने काउंट किया था यहाँ पर, उसका स्टे कितना है इंडिया में? 191 days. So his stay in India is 191 days during the previous year 2019-20, and therefore Mr. Balaji is resident in India. Therefore Mr. Balaji is resident in India for the previous year 19-20, that is for assessment year 2020-21. Now, if Balaji is a resident in India, we have to further find out whether he is ordinary resident or not. So, Mr. Balaji will become ordinary resident in India if he satisfies both the additional conditions as laid down by section 6, subsection 6, clause A. The पहला condition है, he has been resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the previous year. Previous year छोड़कर पिछले 10 साल में से 2 साल को क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वो 10 में से 8 साल इंडिया में रेसिडेंट है, 10 में से 8 साल वो इंडिया में रेसिडेंट है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन है, he has been in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the previous year. पिछले 7 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 730 डेज और मोर। तो अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, करो काउंट यहाँ पर, 7 days, then 0,
then 335, next is 366, next is 365, next is 365, again 365. So total days आता है आपको 1803, 1803. तो 1803 स्टेज आ गया, कंडीशन इज सेटिस्फाइड. 730 डेज होना चाहिए था. 1803, 1803 दिन स्टे है उसका इंडिया में 7 साल में. तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. दैट मीन्स व्हाट, बालाजी के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर मिस्टर बालाजी इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. तो फाइनल कंक्लूजन होगा हमारा, मिस्टर बालाजी इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया for the previous year 1920, that is for the assessment year 2020-21. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.